Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of mathematics for class 10 from NCERT book, and this is my lecture number 9 from chapter 3, pair of linear equations in two variables. Students, before this lecture I have made lectures for chapter 1 and chapter number 2. So if you have not watched those lectures, I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. In this video, we will be discussing about how to find out the solution of pair of linear equations in two variable graphically. We will also see some conditions of the solution of pair of linear equations in two variables. So let us move ahead. Very quickly, we have to see that the geometrical representation of linear equation in two variables once again. कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। चाहे तो ऐसे बोलिए और चाहे आप बोल सकते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर? सो दीज आर द टू कंडीशंस, दीज आर द टू फॉर्म्स, जनरल फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका जो ग्राफ होता है, इसको जब प्लॉट करेंगे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। मान लीजिए जैसे हमारा ये लाइन है, सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो वहां पर दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ गए, मतलब दो लाइन्स की बात हो रही है। क्लियर? दो लाइन्स की बात हो रही है। और हमें ये भी पता है कि अगर किसी प्लेन में दो लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनमें तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। कौन कौन सी? या तो वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे से इस तरीके से, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। या तो वो दोनों लाइनें कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जैसे ये दोनों लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है? और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों लाइंस एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही हैं। कोइंसाइड करने का मतलब एक के ऊपर एक लाइंस हैं। ठीक है? जो लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी है। तो दीज आर द थ्री कंडीशंस फॉर टू लाइंस इन अ सर्टेन प्लेन। ठीक है? इसका मतलब अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो हमें दो लाइंस मिलती हैं और उन दोनों लाइंस में ये तीनों में से कोई एक खासियत हो सकती है कि या तो वे इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, या तो वे पैरेलल लाइंस होंगी, और या तो वे कोइंसाइड करेंगी। ठीक है? अब आइए आगे देखते हैं। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ नो सोल्यूशन। अच्छा, मैंने आपको कल एक बात और बताई थी कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में दोनों लाइनें कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइनें, वो एक कॉमन सॉल्यूशन होता है उन दोनों इक्वेशंस का। मतलब वो पॉइंट इक्वेशन नंबर 1 का भी सॉल्यूशन है और इक्वेशन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन है, यानी उसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से जो लाइंस पैरेलल हैं, जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी वो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, उनका एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है? तो ऐसे केस में नो सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है? और जहां पर दोनों लाइंस एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही है, वहां पर हर एक पॉइंट दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन है, हर एक पॉइंट। इसका मतलब इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ नो सॉल्यूशन। एक ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है? यानी अगर लाइंस पैरेलल है, उनका कोई कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उस केस में हम कहेंगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा सारी चीज़ें,
और इसको थोड़ा सा आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तब जब कोई सोल्यूशन नहीं होता है, यानी दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। सेकेंड कंडीशन है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स विच हैज़ अ सोल्यूशन, जिसका कोई सोल्यूशन होता है, ठीक है, जैसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, या फिर कोइंसाइड कर रही हैं, इन दोनों केसेस में, क्योंकि दोनों केसेस में सोल्यूशन मिलेंगे ना, यहाँ पर एक सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिल रहा है, तो इन दोनों केसेस को हम कहेंगे कि इट इज़ अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंसिस्टेंट का मतलब कि इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कंसिस्टेंट हो गए, और सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच आर इक्विवेलेंट। एक ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब मैं आपको भी समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारा एक इक्वेशन है। इसका इक्विवेलेंट लिखने के लिए हम इसी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 2 जा 4। तो ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। क्यों इक्विवेलेंट है, क्योंकि अगर सेकेंड इक्वेशन में से हम 2 को डिवाइड कर दें, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से 2 से डिवाइड कर दें, तो फिर हमें पहला वाला ही इक्वेशन मिल जाता है। इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट इक्वेशंस। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच आर इक्विवेलेंट, जो कि इस टाइप के हैं, इक्विवेलेंट है, इनका कैसा सोल्यूशन मिलता है, इनका इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशंस मिलते हैं। क्योंकि इनका जो ग्राफ होगा, जो इक्विवेलेंट इक्वेशंस होते हैं, इनका ग्राफ हमेशा कोइंसिडेंट वाला होता है। जैसे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन भी उसी पर होती है, ठीक है। जब भी ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस का केस होगा तो इसका ग्राफ जो होता है वो एक के ऊपर एक, यानी कोइंसाइड वाला केस होता है, और हर एक पॉइंट इसका सोल्यूशन होता है, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं इस केस में। क्लियर। अच्छा, नोटिस करना है, इनको हम क्या बोलेंगे, ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो जहां पर भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की बात आई, ठीक है, इक्विवेलेंट इक्वेशंस आए, तो उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब आगे हम देखते हैं द लाइन्स में इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। अगर कोई लाइन्स, दो लाइन्स जो है सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे यहाँ पर ये सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनका केवल एक सॉल्यूशन मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया, और केवल एक मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और इस केस में जो सॉल्यूशन है वो क्या, इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं। कंसिस्टेंट मैंने आपको बताया था कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कंसिस्टेंट होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं तो डिपेंडेंट पेयर होगा। तो अगर एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलता है और ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं। सेकेंडली, अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल वाला केस है, पैरेलल वाले केस का मतलब उनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, कहीं पर कट नहीं कर रही हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। और थर्ड पॉइंट है हमारा द लाइन्स मे बी कोइंसिडेंट, इन दिस केस द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर लाइन्स कोइंसाइड कर रही हैं, जैसे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर है, कोइंसाइड कर रही हैं, तो इनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रही हैं, हर एक पॉइंट इनका कॉमन सॉल्यूशन है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट या फिर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। अच्छा, जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस है,
इसको हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं और ये कंसिस्टेंट भी होता है। कंसिस्टेंट का मतलब कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन दोनों केस में कंसिस्टेंट होगा, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के केस में डिपेंडेंट भी होगा, ठीक है, जब इक्विवेलेंट इक्वेशंस मिलते हैं तो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इक्वेशंस को कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सी व्हाट काइंड ऑफ पेयर्स दे आर ज्योमेट्रिकली। तो हमने 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिया। पहला ये है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इनका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स, ये हम इसके पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं, इन्हीं तीनों इक्वेशंस का किया था हमने। तो जब हमने पहले वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट किया तो इसमें क्या आया कि दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी। क्लियर। सेकेंड वाला जो हमारा इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था, इनमें देखा गया कि लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं, यानी कि एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन इसी के ऊपर है, कोइंसाइड कर रही है। और तीसरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के केस में क्या था कि दोनों लाइंस जो एग्जिस्ट कर रही, दोनों लाइंस जो है एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब आगे हम थोड़ा सा और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। क्या करेंगे हम, आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। इनका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ये पता होना चाहिए, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये एक जनरल इक्वेशन होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, जनरल फॉर्म होता है। मैंने आपको बताया था। इसमें कंडीशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स, कंडीशन होती हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऑल दीज आर रियल नंबर्स एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है। क्लियर। अच्छा, अगर ये जनरल फॉर्म है तो आप बताओ कि इस इक्वेशन नंबर 1 में a1 की जगह पे क्या लिखा गया है। a1 की जगह पे लिखा गया है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे केवल x है। अच्छा, b1 की जगह पे क्या है, b1 की जगह पे है -2, ठीक। c1 की जगह पे क्या है, c1 की जगह पे है 0। और इसी तरीके से a2 की जगह पे क्या है, तो a2 की जगह 3 है, b2 की जगह 4 है और c2 की जगह -20। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से आपका सेकेंड इक्वेशन में भी है, इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन में भी है। लेट अस नाउ राइट डाउन एंड कंपेयर द वैल्यूज ऑफ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 इन ऑल द 3 एग्जाम्पल्स। अब हम क्या करेंगे कि तीनों एग्जाम्पल्स में से a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हम कंपेयर करना चाहते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं। इसमें हम देखते हैं ये वाला हमारा इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 अपॉन a2 क्या आएगा, बताइए। a1 यहाँ पे 1 है, a2 क्या है 3 है, तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पे b1 क्या है -2 और b2 क्या है 4, तो b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा -2/4। इसी तरीके से c1 बाई c2 क्या होगा 0 डिवाइडेड बाई -20, दिस इज c1 बाई c2। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में हमने देखा a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2/4, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 3/6, c1 बाई c2 इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाई -18। क्लियर। और इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 के लिए हमने a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की वैल्यूज फाइंड आउट करी। अब इन तीनों केसेस को थोड़ा डीपली स्टडी करिए। यहाँ पर देखिए, जो हमारा a1 अपॉन a2 है और हमारा जो b1 अपॉन b2 है, क्या दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे -2/4 है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। क्लियर। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और हमको ये भी पता है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था
कि जब हमने इस वाले इक्वेशन को, इस वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को प्लॉट किया था ग्राफ पे, तो उनके जो लाइंस आए थे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आए थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि इनके जो ग्राफ मिले थे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस थे। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स केवल वन सोल्यूशन, मीन्स यूनिक सोल्यूशन। क्लियर, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। अब सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो a1/a2 है वो क्या है, 2/4 है। b1/b2 क्या है, 3/6 है। और c1/c2 क्या है, -9/-18। इसको आप जरा सिंप्लीफाई कर लो। 2/4 का मतलब 1/2 आता है, 3/6 का मतलब भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। और -9/-18 की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/2 आएगी। इसका मतलब a1/a2, b1/b2, c1/c2 सब किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। इसका मतलब ये तीनों रेशियोज एक दूसरे के बराबर है। क्लियर। और इसके पहले लेक्चर में हमने इसका जब ग्राफ प्लॉट किया था तो वो कोइंसाइड कर रहे थे दोनों लाइंस, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कोइंसिडेंट लाइंस। और जब लाइंस कोइंसाइड करेंगी तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन में हम देखते हैं, यहाँ पे a1/a2 1/2 है, b1/b2 2/4 है, c1/c2 -4/-12 है। इनको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 1/2 ही है, ये आपका 2/4 को आप 1/2 लिख सकते हैं, ये आपका 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब a1/a2 और b1/b2 तो एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन c1/c2 डिफरेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और इसके ग्राफ में हमने देखा था कि ये दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं इस तरीके की, और इन पैरेलल लाइंस के केस में हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, इसलिए लिखा गया है नो सोल्यूशन। क्लियर। अब इसी आइडिया को हम थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, मतलब सभी इक्वेशंस पे जनरलाइज करते हैं। आगे देखिए कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, ऊपर वाले टेबल से हमने ऑब्जर्व किया है कि अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, अगर ये दोनों हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो किस कंडीशन में एक हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा, किस कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा और किस कंडीशन में पैरेलल लाइन मिलेगा, ये हम देखते हैं। तो पहला जो हमारा कंडीशन बना था, इंटरसेक्टिंग लाइंस कब मिल रही थी, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही थी जब हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। मान लीजिए इक्वेशन आपके पास ऐसा होता, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 11। अगर ऐसा इक्वेशन होता तो यहाँ पर a1/a2 क्या है, a1 ये है, b1 ये है, c1 ये है, a2 ये है, b2 ये है, c2 ये है। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, आप कहोगे सर यहाँ पे c1 जो है इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है और यहाँ पे आपने c1 को इक्वल टू के राइट साइड में किया है, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर 9 को इस साइड आप लाओगे तो -9 हो जाएगा और 11 को इस साइड लाओगे तो -11 हो जाएगा, और फिर रेशियो निकालोगे तो -9/-11 आएगा, माइनस माइनस अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो चाहे हम इसको लेफ्ट साइड में रख दें चाहे हम इसको राइट साइड में रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अगर एक में लेफ्ट साइड में है दूसरे में राइट साइड में नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो दोनों में लेफ्ट ही हो, या फिर अगर c1 को राइट में करना है तो दोनों को इक्वल टू के बाद ही रखो। दोनों इक्वेशंस एक जैसे होने चाहिए, चाहे तो इसके जैसे हों और चाहे इसके जैसे हों। क्लियर। अब पीछे वाले स्लाइड में आपने क्या देखा था कि अगर a1/a2 का जो रेशियो है ये b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं है तो लाइंस ऐसी मिलती थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था यूनिक सॉल्यूशन का मतलब केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा। सेकेंडली हमने देखा कोइंसिडेंट लाइन कब मिलती हैं, जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों बराबर होते हैं। यहाँ पर ये देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी लाइंस कोइंसाइड करेंगी और इसके कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। क्लियर, इनफाइनाइटली
मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। और थर्ड केस जो हमारा था कि लाइंस पैरेलल कब होंगी, उसमें था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होगा, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। इस कंडीशन में हमारा ये पैरेलल लाइंस थी और यहाँ पे था नो सॉल्यूशन। इसको आप पूरी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ये कंडीशंस ऐसी है जो हमेशा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, हमेशा इंपॉर्टेंट है। आप आगे की क्लासेस में जाओगे वहाँ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये कंडीशंस इसको आपको याद रखना है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 पे इंटरसेक्टिंग है यूनिक सॉल्यूशन। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पैरेलल लाइंस। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 पे पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। अब आइए हम एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। अब आप कर पाएंगे इसको इजीली। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें क्या करना है, पहले इस स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बना करके फिर उसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है और फिर हमें सॉल्यूशंस निकालना है। तो जैसे यहाँ पे दिया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz if the number of girls is 4 than the number of boys। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स मान लीजिए g है और नंबर ऑफ बॉयज मान लीजिए b है। तो कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब g इज इक्वल टू b प्लस 4। अब आगे देखिए क्या लिखा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो इसको आप कैसे इक्वेशन बनाएंगे, इसको आप बनाएंगे g माइनस बी को हमने दूसरी साइड कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में, g माइनस बी इज इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। क्लियर। दूसरा इक्वेशन दिया है टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब g प्लस बी इज इक्वल टू 10 दिया गया है हमें। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अगर हम दोनों को साथ में लिख लें तो g माइनस बी इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अभी हम क्या करेंगे, हमें ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब हमें ग्राफिकली निकालना है। अलजेब्राइकली हम नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे, ग्राफिकली करेंगे। ग्राफिकली करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस के कुछ पॉइंट्स चाहिए। इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो ये मान लीजिए g है, ये मान लीजिए b है। ठीक है, इसका कुछ भी वैल्यू ले लीजिए। जैसे g की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो b की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। अब अगर g की वैल्यू हम 10 रखते हैं तो b की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को देख लीजिए। ठीक है, इसके लिए आप g और b की वैल्यू निकालिए। क्लियर। और जो भी आए फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसको प्लॉट करके 2 लाइंस मिलेंगी। फिर हमें देखना है कि किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, मान लीजिए कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आया वो है 3 और 4, ऐसे आ गया, तब हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। 3 4 आ गया मान लीजिए। ठीक है, 3 4 आ गया मान लीजिए, तो हम कहेंगे कि 3 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज़ हैं। ये एग्जैक्टली ये आंसर नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया है। वैसे इसका आएगा जो आंसर वो यहाँ पे 2g इज इक्वल टू, हाँ g इज इक्वल टू 7 आएगा, 7 और 3 आएगा। ठीक है, g इज इक्वल टू 7 आएगा और b इज इक्वल टू 3 आएगा। तो इस तरीके से आएगा आप, लेकिन इसको आपको अलजेब्राइकली नहीं करना है, आपको करना है ग्राफिकली। इन दोनों इक्वेशंस का कुछ पॉइंट्स ले करके ग्राफ पे प्लॉट करोगे और जिस पॉइंट पर दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको जो है जो इमेज भेजना है करके वो आप सेकंड वाले का भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है ये वाला, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, इसको आपको भेजना है। इसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, या पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट हैं। यानी कि आपको इन सभी में से पहले
A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालनी है, B1 अपॉन B2 की निकालनी है, C1 अपॉन C2 की निकालनी है। फिर आपको बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है और या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। तो मैं इसमें एक करके बताता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट वाले का देखिए, क्लियर। यहाँ पे A1 अपॉन A2 क्या है, 5/7। B1 अपॉन B2 क्या है, -4/6, क्लियर। और C1 अपॉन C2 क्या है, 8/-9। ये C1 अपॉन C2 है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 ये दोनों एक दूसरे के बराबर है ही नहीं। इसका मतलब इसका क्या होगा, एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और यूनिक सोल्यूशन का मतलब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट मिलेगा इसका, क्लियर। तो आपको जो है ये थर्ड वाले का इमेज भेजना है। एक तो ये सेकंड हो गया, 1 का सेकंड पार्ट, और एक सेकंड का थर्ड नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि अगर आप इन सभी रेशियोज़ को कंपेयर करोगे, क्लियर, इन सभी रेशियोज़ को इसमें कंपेयर करोगे और उसके बाद आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। देखो मैंने बताया था कंसिस्टेंट कब होगा, जब या तो यूनिक सोल्यूशन हो और या इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन हो, उन दोनों केस में कंसिस्टेंट होगा। और अगर पैरेलल लाइन्स है यानी कि नो सोल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट होगा। वो इसमें से जैसे ये वाला मैं आपको बता दूं, A1 अपॉन A2 क्या है, 2/4 है। B1 अपॉन B2 क्या है, -3/-6। और C1 अपॉन C2 क्या है, 8/9। अब यहाँ पे आप देखिए 2/4 और को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आता है, -3/-6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आता है। इसका मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, लेकिन ये C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब सोल्यूशन पैरेलल है, ठीक है, लाइंस पैरेलल है और नो सोल्यूशन वाला केस है। इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, क्लियर। तो आपको जो करना है वो क्वेश्चन नंबर 5 आपको भेजना है, ठीक है, 3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो 3 हो गया आपका। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में करना है कि आपको पहले देखना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। वो कैसे करेंगे, रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। फिर देखेंगे कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है और फिर उसका सोल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालना है, ठीक है, उसका ग्राफ बना करके करना है, अलजेब्राइकली नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन में क्या होता है, एक तो लेंथ होता है और एक ब्रेड्थ होता है, क्लियर। इनका पेरीमीटर क्या होता है, L+B/2, ये इनका पेरीमीटर होता है। अब कह रहा है इसका हाफ, अगर इस पेरीमीटर का हम हाफ कर दें तो ये किसके बराबर है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। इसका पेरीमीटर क्या है, 36 है, क्लियर। मतलब यहाँ पे 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा तो L+B बराबर 36, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। और दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब जो L है वो B+4 के बराबर है, ठीक है। तो अब B को इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, L-B इज इक्वल टू 4। तब आपके पास दो इक्वेशन हो गए, इक्वेशन नंबर 1 L+B इज इक्वल टू 36 और इक्वेशन नंबर 2 L-B इज इक्वल टू 4, क्लियर। अब आपको दोनों इक्वेशंस में कुछ सॉल्यूशंस लेने हैं और उसको ग्राफ प्लॉट करना है। मान लीजिए ग्राफ ऐसे जाता है तो जिस पॉइंट पे ग्राफ कट करेगा उसी पॉइंट को हम बोलेंगे कि दिस इज द सॉल्यूशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको कि अगर यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको केवल एक लीनियर इक्वेशन दिया है, आपको दूसरा वाला लीनियर इक्वेशन बनाना है और इन तीनों केसेस के लिए बनाना है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए बनाना है, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए बनाना है और पैरेलल लाइंस के लिए बनाना है। तो आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं उसमें A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है। तो ऐसा कब हो पाएगा, हम यहाँ पे देखते हैं A1 हमारा 2 है तो 2 अपॉन, मान लीजिए कि दूसरा इक्वेशन मैंने ऐसे लिखा 3x + 7y, ऐसा मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू 10 लिख दिया सपोज करो। तो यहाँ पे 2/3 करेंगे, क्लियर, और प्लस 3/7 करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, प्लस नहीं सॉरी,
यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला केस हो गया। तो आपको जो होमवर्क में करना है वो पैरेलल लाइंस का करना है और कोइंसिडेंट लाइंस का बना के दिखाना है। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। इसमें आपको दोनों इक्वेशंस दिए गए हैं, दोनों इक्वेशंस के कुछ सोल्यूशन लेकर के ग्राफ प्लॉट करोगे। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, मान लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे है। ये मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। आप जब कुछ वैल्यूज़ लोगे तब आपको पता चलेगा कि लाइंस कैसी हैं। तो एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है और एक्स एक्सिस ये है हमारा, ठीक है। इन तीनों के बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है, इसी ट्राइंगल को शेड करना है। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 7 में है। तो मैंने आपको जो भी होमवर्क था वो बता दिया है और आज के लिए हम यहीं तक करेंगे। क्लियर? बाकी इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ और अलजेब्राइक मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, थैंक यू एंड हैव अ